नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल एज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर सेशन में हम जो कि 29 जून की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व पर्यावरण स्तर की जो हमारी घटनाएं हैं या राष्ट्रीय मामले या सरकारी योजनाओं से संबंधित कुछ तथ्य हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। आज का करंट अफेयर सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आप इस सेशन को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। ओके, तो चलिए जानते हैं आज के राष्ट्रीय मामले व सरकारी योजनाओं के बारे में। ये 29 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो कि 29 जून का है। जैसे कि अभी रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल का लॉन्च हुआ है ना। तो इस ऑडिट पोर्टल को जो हमारे केंद्रीय व ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने दिल्ली से क्या किया है, इसको दिल्ली के पूसा से लॉन्च किया है। जो हमारा पूसा कैंपस है दिल्ली का, इसको थोड़ा ब्लैक मार्कर है, इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये पूसा कैंपस है आपका। कौन सा कैंपस में? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में। कहाँ? दिल्ली में, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन हुआ और वहां पे ही इन्होंने वहां पर ही एआई सक्षम नाम का एक एआई इनेबल्ड पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल रिस्क बेस्ड और कंप्लायंस ऑडिट दोनों को कवर करेगा, जो निक के सहयोग से विकसित किया गया है। इससे पूर्व इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूपी के चंदौली में लॉन्च किया गया था सबसे पहले, जो कि 1 अप्रैल 2025 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। ठीक है, यदि आपसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एआई सक्षम के बारे में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि यूपी के चंदौली में हुआ था। इसमें ऑडिट की रियल टाइम जियो स्पेशलिटी मॉनिटरिंग के लिए मैप व्यू मॉड्यूल शामिल किया गया है। अभी नागरिकता के मामले में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और विदेश मंत्रालय है, उन्होंने स्पष्ट रूप कर दिया गया है कि जो पासपोर्ट है ये केवल यात्रा दस्तावेज माना जाएगा, इसके नागरिकता का कोई कानूनी व वैध प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, तो पासपोर्ट के बारे में आप जान के रखिए कि ये आपकी नागरिकता की पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, इस संदर्भ में जो कांग्रेस सांसद शशि थरूर थे, उन्होंने सरकार के फैसले को बेतुका बयान बताया है। ठीक है, पासपोर्ट में अभी हाल ही में फीस वृद्धि की गई है। 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा आपका। नॉर्मल रेट है 2500 रुपये, और इसके तत्काल जो टिकट लेते हैं, जैसे हम लोग रेलवे में लेते हैं, यहाँ पे भी पासपोर्ट यदि तत्काल बनाएंगे तो 2500 के बाद दुगना 5000 रुपये लगेगा, और री इश्यू करवाएंगे तो उसके लिए 8500 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी हाल ही में फीस बढ़ा दी गई है पासपोर्ट बनाने के लिए। अब अभी हाल ही में मुद्दा ये है कि जो FCRA है ना, फॉरेन कंट्रोलिंग, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसको क्या कहेंगे? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये कब आया? ये 2010 में आया था। ठीक है, इसको याद रख लो, ये कब आया था? 2010 में। ये 2010 में आया था, इसमें अभी इन्होंने हाल ही में संशोधन किया है। ठीक है, तो इसमें क्या संशोधन है, इस चीज को समझ लेते हैं। गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट नियमों में संशोधन करते हुए इसे और सख्त बना दिया है। सख्ती क्या की गई है इसमें कि जो एनजीओ हैं, जो 22 एजुकेशन एनजीओ संबंधित हैं, 18 हमारे कल्चरल हैं यानी सांस्कृतिक हैं, और 16 धार्मिक हैं, श्रेणियों में अपनी विशिष्ट गतिविधियों का खुलासा करना अनिवार्य होगा। मतलब इतनी श्रेणियों में 22 एजुकेशन से संबंधित, 18 आपके सांस्कृतिक से संबंधित, 16 धार्मिक श्रेणियों से संबंधित। इस प्रकार कुल मिला के वर्तमान में सरकार ने अभी कहा है कि FCRA के अंतर्गत जो एनजीओ पंजीकृत हैं वे 14,456 हैं, सक्रिय एनजीओ हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना कि कितने कितने धार्मिक श्रेणियों में किया गया है, क्या संशोधन किया गया है, कौन सा संशोधन है, इसमें 10वां संशोधन है। ये आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत टैक्सी सेवा अभी हाल ही में गुजरात के गांधी मंदिर से लॉन्च की गई है, और अब पटना और बिहार के पटना से अमित शाह जी ने लॉन्च की है, और गुजरात में जो गुजरात के गांधीनगर में महात्मा गांधी मंदिर है। ओके, भारत टैक्सी सेवा, इसका उद्देश्य ये है कि जिसमें कंपनियों के बीच, जैसे ओला उबर जैसी कंपनी है कमीशन ले रही हैं, उनको इसका उद्देश्य है कि कमीशन नहीं लेना। ठीक है, ये कोई बिना कमीशन की यात्रा आपकी सुचारू रूप से चालू करवाएगी। ठीक है, तो भारत टैक्सी सेवा इनसे निपटने के लिए यानी ओला उबर से निपटने के लिए सरकार का एक कदम है।
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की बात करेंगे तो यदि आपसे पूछा जाए ये कब शुरू हुआ था तो ये 1995 में शुरू हुआ था, याद रखना। ये चूंकि मार्कर नहीं है तो ये मैं आपको लिख देता हूँ, कब शुरू हुआ था, 1995 में, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। सरकार ने 28 से 30 जून तक 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान शुरू किया गया है। कब कब? 28 से 30 जून तक, मतलब 3 दिन में ही इन्हें 1 करोड़ पोलियो ड्रॉप्स पिलाना है। तमिलनाडु में 92.9 लाख बच्चों के लिए यह ड्राइव शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टोल टैक्स नियम। अभी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने नई एसओपी जारी की है। जो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे और 60 किलोमीटर के अंदर किलोमीटर के दायरे से पहले कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। अभी मान के चलो 60 किलोमीटर 20-20 30-30 किलोमीटर पर आपके टोल टैक्स मिल जाते हैं, तो इन्होंने ऐसे नियम बनाए कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत कोई टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अमरनाथ यात्रा 2026 शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा है 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी, कुल 57 डे। अब सबसे ज्यादा सेंसिटिव इस समय वही अमरनाथ यात्रा रहती है, क्योंकि इसी समय बारिश मैक्सिमम होती है, बादल फटने की दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे आपने देखा है अमरनाथ यात्रा की जो 2013 की, तो उसमें बहुत सारे लैंडस्लाइड आया था, खतरा हुआ था, जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ठीक है, तो भाई सोच समझ के जाइएगा, है ना। किन्नौर कैलाश यात्रा। हिमाचल प्रदेश के प्रशासन ने ग्लेशियर और लैंडस्लाइड के खतरे से निपटने के लिए खतरे के कारण किन्नौर कैलाश यात्रा जो कि 6050 मीटर ऊंची को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है ना, क्योंकि यही समय इसके लिए क्या रहता है, मतलब सेंसिटिव संवेदनशील समय है। नोटो, राष्ट्रीय अंग व उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो ने ऑर्गन रिजर्वेशन को लेकर नया प्लान बनाया है, जिसके तहत अस्पतालों को विस्तृत डेटा राष्ट्रीय रजिस्ट्री को देना अनिवार्य होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रवीण ये कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू किया है? ये यूपी सरकार का है। प्रोजेक्ट प्रवीण स्कूलों में 36,000 युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए 15 जुलाई से स्किल एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ? स्किल एजुकेशन एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से 36,000 युवाओं को क्या किया जाएगा? प्रवीण व दक्ष बनाया जाएगा। ये यूपी सरकार की पहल है। ठीक है, महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है, जिससे महिला किसानों को पुरुष किसानों के समान स्वतंत्र दर्जा और सरकारी योजनाओं का लाभ। मतलब मेन मुद्दा ये है, ये ड्राफ्ट जो बिल की मंजूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है, उसका मकसद है कि जो महिला किसान है, जो पुरुष किसान है, उनके बीच में समान स्वतंत्र योजनाओं, सरकारी योजनाओं का जो लाभ है, वितरण है, सुचारू रूप से बराबर इक्वलिटी मात्रा में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, डिजिटल हेल्थ योजना। बिहार सरकार ने मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करने के लिए 6.5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। डिजिटल हेल्थ योजना कौन सरकार की है? ये बिहार सरकार की है। ओके, अंतरराष्ट्रीय मामले देखते हैं। कूटनीति, भाई मोदी जी जहां जाते हैं वहीं पुरस्कार लाते हैं। ठीक है, तो हमारे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी की सेल्सियस यात्रा हुई है, तो उन्होंने सेल्सियस के राष्ट्रीय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर, है ना, स्वर्ण जयंती के और समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए हैं। और उन्होंने सेल्सियस का जो श्रेष्ठ पुरस्कार होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान, सेल्सियस के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने पीएम मोदी को सेल्सियस के सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, है ना, गार्जियन ऑफ द, याद रखना, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। कहाँ के राष्ट्रपति ने? सेल्सियस के। कौन राष्ट्रपति हैं? पैट्रिक हार्मनी। ओके, तो इस तरह से यहाँ का पुरस्कार हमारे मोदी जी को मिला है। कौन से देश का? सेल्सियस देश का। अभी तो उन्होंने हाल ही में 5 देशों की यात्रा की थी, यूरोप की कंट्री की, तो वहाँ सभी कंट्रियों ने पुरस्कार दिए थे। वो करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, क्योंकि उन्हीं के तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत सेल्सियस के 19 समझौते हुए हैं दोनों देश के बीच। रक्षा, यूपीआई, प्रत्यार्पण संधि, अंतरिक्ष, कृषि सहित 19 समझौते हुए। जन औषधि योजना के तहत हाई लेवल लाइफ केयर और सेल्सियस के बीच एमओयू हुआ। भारत ने सेल्सियस में यूपीआई लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ भी समझौता किया है। ओके,
स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, पैकेज के बारे में बताएंगे। भारत ने सेल्सियस को $175 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया है ना, और 125 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत और 50 मिलियन ग्रांट के तहत। इसमें दोनों 175 मतलब शामिल है। 125 जो मिलियन डॉलर दिए हैं वो लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत दिए हैं और ग्रांट दिया है 50 मिलियन डॉलर का। ओके, सीडीआरआई में सेल्सियस सेल्सियस कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सदस्य बन गया है। ठीक है, जो सेल्सियस देश है वो इसका सदस्य बन गया है। किसका? कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रक्षा उपहार के बारे में बात करते हैं तो भारत ने सेल्सियस को एक फास्ट अटैक पेट्रोल वेसल और 10 यूटिलिटी वाहन उपहार में दिए हैं, जैसे कि PS-0 एस्टर की मरम्मत और डॉर्नियर विमान का अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। विजन महासागर की बात करते हैं तो ये पीएम मोदी ने हिंद महासागर में अवसरों का महासागर बना दिया है। ठीक है, बनाने पर जोर दिया है। जो आदरणीय मोदी जी हैं उन्होंने हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाने पर जोर दिया है और भारत के विजन महासागर का जिक्र किया है। जापान और वेनेजुएला में अभी हाल ही में भूकंप आए हैं, आपको पता है। जापान में 7.2, 7.5 फिर 5.6 यानी 3 भूकंप के झटके लगे हैं, जिनमें 1430 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। ओके, भारत ने वहां राहत के लिए ऑपरेशन एमएस-स्टार्ड यानी ऑपरेशन एमएस-स्टार्ड जो कि राहत एवं पुनर्वास के लिए भेजा गया ऑपरेशन है। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप भी अभी हाल ही में देखा गया है। ठीक है, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो जापान की प्रधानमंत्री सनाच तकोचो 1 से 3 जुलाई तक सोल में वित्तायोग सोल में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत दौरे पर रहेंगी। ईरान अमेरिका तनाव के बारे में देखेंगे। ईरान देखिए हार्मुज जल संधि पर कंट्रोल लगाना चाहता है और वहां से टोल टैक्स वसूलने पे अड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका उसका विरोध कर रहा है। सीज फायर के बावजूद अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत पर हमले किए और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका के किकू ऑयल टैंकर को ड्रोन से हमला किया। ओके, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग एवं सूचकांक के बारे में देखेंगे। आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी जून 2026 के बारे में जानेंगे। जो एमपीसी है, मौद्रिक नीति समिति है, यानी मौद्रिक पॉलिसी कॉर्पोरेशन ने सर्वसम्मति से रेपो रेट जो 5.25% थी उसको अपरिवर्तित नो चेंज रखा है और पॉलिसी का रुख न्यूट्रल बनाया गया है। ओके, जीडीपी के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई ने हाल ही में जीडीपी के बारे में जो भी फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर भारत की जीडीपी का ग्रोथ 6.9 से 6.6 कर दिया है। ओके, ये याद रखना, आरबीआई के बारे में पूछा जाता है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में जीडीपी जो इंडिया का अनुमान बताया वो कितना है, क्या है, तो इस तरह से आप देख लेंगे। इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि 2 सीपीआई इंडेक्स जिसको बोलते हैं आधारित मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6 से 5 पॉइंट बढ़ाकर 5.1 कर दिया है। ठीक है, विदेशी पूंजी के लिए आरबीआई के नई उपाय देखिए। सरकार ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट FAR फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत 15, 30, 40 वर्ष के परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों GSECs को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया है। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइजेशन की सीमा को 15 महीनों से घटाकर 9 महीने भी कर दिया है। ठीक है, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है ये एनर्जी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ऊर्जा संक्रमण जो रिपोर्ट है सूचकांक है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत की रैंक अभी हाल ही में 70वीं रैंक है। यह इंडेक्स सिस्टम परफॉर्मेंस और ट्रांजैक्शन रेडीनेस के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, किसके आधार पर? सिस्टम परफॉर्मेंस और ट्रांजैक्शन रेडीनेस। ठीक है, विज्ञान रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे तो आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यह पूरी तरह से स्वदेशी ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम जिसे भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल ने बनाया है। हाल ही में यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने इसे खरीदने की रुचि भी दिखाई है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने बनाया है। भारतीय सेना वेल के द्वारा बनाया गया एक डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, जो यूएई ने खरीदने की रुचि दिखाई है। सुपर कंप्यूटर के बारे में, रैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अब चीन का है, जिसका नाम है लायन साइन। ओके, लायन साइन टॉप 500 की रैंक के बारे में बात करें, ठीक है। तो लायन साइन जो है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर किसका है, चाइना का है। इसमें अमेरिका के ईआई कैप्टन को पछाड़ दिया है, ठीक है। भारत के सुपर कंप्यूटर लिस्ट में काफी पीछे हैं। जैसे शक्ति क्लाउड के बारे में बात करेंगे तो 32 नंबर पे है, एरावत 188 नंबर पे है, परम रुद्ध जीपीयू क्लस्टर 246 पर है। देखो ये जीपीयू क्लस्टर है, सीपीयू क्लस्टर है जो 390, सीपीयू ज्यादा पे रैंक बड़ी है बहुत 390 और जीपीयू की 246 है। एरावत 188 और क्लाउड कंप्यूटिंग शक्ति क्लाउड 32 है। सबसे लायन साइन चाइना का आगे है जो कि ईआई कैप्टन को पछाड़ दिया। विश्व की पहली परमाणु आधारित हाइड्रोजन फैसिलिटी ये भारत में बनाई गई है, दुनिया की पहली है भाई। ये कलपक्कम तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट आधारित हाइड्रोजन सुविधा बनाई गई का उद्घाटन किया है। नेत्र के बारे में जानेंगे। नेत्र जो कि AEWC सिस्टम है ना, भारत ने खुद का एयर वन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयर वन, इससे देखिए ए से एयर अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को तैयार किया है, जिसे DRDO की CABS लॉबर्टी ने बनाया है। इसका MK-1A वर्जन एम्ब्रेयर और MK-2 वर्जन एयरबस A321 पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, नेत्र किसने बनाया है और ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है, एयर वन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। गगनयान मिशन की सफलता के बारे में बात करेंगे तो इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट का सफल परीक्षण किया है, जिससे गगनयान मिशन को गति मिलेगी। ओके, वायुसेना की सुखोई में ब्रह्मोस, भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 40 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया है, ठीक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे तो बाघ पुनर्वास अभी हाल की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि राजस्थान के सरिस्का में है ना जनसंख्या 0 से 56 हो गई है। किसकी बाघों की जनसंख्या किसमें, सरिस्का में। और MP के जो पन्ना है 0 थी तो 88 हो गई है। उड़ीसा के सतकोथिया में अभी भी 0 है और उत्तराखंड की राजधानी राजाजी नेशनल पार्क में यह विफल रहा, जबकि ये सबसे पहले 1936 में यही पार्क स्थापित किया गया था, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ओके, तो सबसे ज्यादा कहाँ है बाघ, पन्ना में 0 से 88, फिर राजस्थान के सरिस्का में। पैबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, असम में स्थित इस सेंचुरी को मिनी काजीरंगा कहा गया है। ओके, यहाँ ग्रेटर वन हनार्ड राइनो, एक सींग वाले गैंडे का घनत्व भारत में सबसे अधिक है। हालांकि राइनो की सबसे अधिक आबादी काजीरंगा में ही है। तो ये जो पैबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें जो घनत्व है, किसका घनत्व है भाई, ये है आपका राइनो का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पे है, पैबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको मिनी काजीरंगा कहा जाता है, कहाँ पे है, असम में। ओके, हाथियों का संरक्षण व कार्बन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। सिंक्रोनाइज्ड ऑल इंडियन एलिफेंट एस्टिमेटेड 2021-25 के साई के अनुसार भारत में अभी 4000 हाथियों की कमी आई है, ठीक है, 2021 से 25 के बीच में। वर्तमान में भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। हाथियों को इकोसिस्टम का इंजीनियर कहा जाता है, भाई ये याद रखना है, इकोसिस्टम का इंजीनियर कहा जाता है। तो 33 एलिफेंट अभी क्या है, रिजर्व है। FDC दवाओं पर बैन हो गया है। सरकार ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे को देखते हुए इन दवाओं को 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए खेल की बात करेंगे, GI टैग की बात करेंगे, है ना, इतिहास कला एवं संस्कृति की बात करेंगे। इससे पहले खेल कूद देख लीजिए, है ना। सिर्फ रिसाइकलिंग में भारत नंबर 1, सिर्फ जो जहाजों की रिसाइकलिंग है भारत नंबर, जो अंकटाड होता है, अंकटाड और बिम्को की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया में जहाजों को रिसाइकिल करने में भारत नंबर 1 देश बन गया है। ओके, दुनिया में 35% हिस्सेदारी इसी है। इसे हांगकांग कन्वेंशन
और रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 के तहत रेगुलेटिंग किया जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस हांगकांग कन्वेंशन और रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 के तहत किसको रेगुलेट किया जाता है। शिप रिसाइकलिंग में भारत नंबर 1 है, ये आप याद रखना। यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 के बारे में बात करते हैं तो भारत के जो किदाम्बी श्रीकांत ने जापान के युडाई ओकामोटो को हराकर मेन सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो अब यूएस ओपन अभी तक तो भारत ने शायद नहीं जीता है सिंगल में, तो सिंगल्स में जीतने की अब उम्मीद यहाँ होती है। ठीक है, शतरंज की बात करेंगे तो गोवा के 14 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर एथनबाज बोस्निया एंड हर्जोनिया में सराजेवो जीएम मिक्स टूर्नामेंट में जीतकर, कौन सा, सराजेवो जीएम मिक्स टूर्नामेंट जीतकर भारत के 96वें ग्रैंड मास्टर बन गए। इनका नाम क्या है? एथनबाज। कहाँ के हैं ये? गोवा के हैं, 14 वर्ष के। हॉकी में भारत की टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में कल जो क्वालिफायर मैच था, जिसको नॉकआउट मैच बोलेंगे, उसमें ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने भारत की महिलाओं को हरा दिया और भारत इस तरह से वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गया। ओके, और आयरलैंड की टीम, पुरुष टीम ने भारत को 2-0 से सीरीज में हरा दिया। यहाँ महिला नहीं पुरुष लिखना चाहिए। ठीक है, कल आयरलैंड इंडिया का मैच था जिसमें वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में नहीं खिलाया गया, तो ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में से मस्ट विन मैच भी हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। एथलेटिक्स में रिकॉर्ड, भारत की सोजन ने लंबी कूद यानी 6.88 मीटर की छलांग लगाकर अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाई इसको याद रखना, सोजन ने, भारत की सोजन ने, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 6.688 मीटर की छलांग लगाई और 22 साल अब जो अंजू बॉबी जॉर्ज है उनका रिकॉर्ड। इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में जानेंगे तो लोहगढ़ का किला, अभी हाल ही में देखो ये किला, ये लोहगढ़ का है, किसका है, बहुत चर्चा का विषय है। महाराष्ट्र में लोनावाला के पास सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। इसे 10वीं शताब्दी में लोह तामिया राजवंश द्वारा बनाया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा है। 1665 में पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को सौंपा गया था, लेकिन शिवाजी ने 1670 में वापस ले लिया गया था 5 साल के बाद। इसके 4 मुख्य द्वार हैं, जैसे कि गणेश द्वार, नारायण द्वार, हनुमान द्वार और महादरवाजा। इसकी सबसे अनोखी संरचना बिंचू काटा बिच्छू की पूंछ जैसी निगरानी संरचना है। ओके, घानी प्रणाली यानी एक तेल निकालने की यह प्राचीन तकनीकी है, पारंपरिक तकनीक है बैल आधारित कोलू से, जिसका जिक्र चरक संहिता में मिलता है। ओके, भारत में KVIC और स्फूर्ति योजना के तहत इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। कलमकारी टेक्सटाइल की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना गोलकोंडा क्षेत्र में इस कला को ऐतिहासिक रूप से कुतुब शाही राजवंश द्वारा विकसित व संरक्षित किया गया था। ओके, क्या है? कलमकारी टेक्स। अब खुरासनी इमली को GI टैग मिला है। ये मांडू क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मांडू क्षेत्र में है। आने वाली बाओबाब है ना, मांडू क्षेत्र में पाए जाने वाले बाओबाब पेड़ के इस फल को GI टैग दिया गया है। इसे महमूद खिलजी के शासन काल में लाया गया था। ओके, देखिए इतिहास की कितनी बड़ी बात है। विभिन्न नदियों एवं पर्वतों के बारे में बात करेंगे। माउंट एंकांगुआ के बारे में बात करेंगे। इंडीज पर्वतमाला यानी अर्जेंटीना में स्थित एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डॉनली, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जिसे माउंट मैंकले भी कहा जाता है, अलास्का में स्थित है। ओके, माउंट मैंकले। माउंट एल्ब्रस काकेकस पर्वत में श्रृंखला में स्थित है, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच है। माउंट किलिमंजारो, पेरियार नदी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो तंजानिया में है, माउंट किलिमंजारो। ओके, केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। लेक बैकाल, ये रूस साइबेरिया में है। इसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ओल्खोनो द्वीप है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ओल्खोनो द्वीप स्थित है। ओके, कामाख्या मंदिर असम में है, जो कि नीलांचल पहाड़ियों पर है। यहीं पे सबसे पहले अम्बुबाची का मेला लगता है, जो चर्चा का विषय रहा है अभी हाल ही में। ओके, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IOM के बारे में जानेंगे। इसको 1948 में स्थापित किया गया, हेडक्वार्टर इसका लंदन है। 1982 में इसका नाम बदला और IMCO कर दिया गया, इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम काउंसिल कंसल्टिव ऑर्गेनाइजेशन था। इसके तहत मार्पोल कन्वेंशन, जो कि 1973 समुद्री प्रदूषण रोकने के लिए काम करता है,
अनक्लॉज के बारे में बात करेंगे, ये समुद्र का संविधान है, लॉ ऑफ सी कहा जाता है। आईटी लॉस यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इसी के तहत काम करता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जो होता है, राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत, तो इसी को उल्टा कर दो, राज्यपाल एक 213 में निकलते हैं, आर्टिकल 213 के तहत निकालता है राज्यपाल। ओके, अब बात करते हैं, देखिए राज्यपाल ये राष्ट्रपति की है, इनकी बैलेट कब तक रहते हैं, तो ये 6 माह या 6 सप्ताह तक रहते हैं। ठीक है, आपको लिखा होगा, यह इनकी अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। ये डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य के केस अध्यादेश के दुरुपयोग से संबंधित है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफटीए का उपाध्यक्ष बनाया गया है। 2026-27 के भारत से पहली बार कोई इस पद पर पहुंचा है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। प्रभजीत सिंह बताते, ओवर इंडिया व साउथ एशिया के सीईओ पद से इस्तीफा दिया, सितंबर में ओपन एआई ज्वाइन करेंगे। बीबी गिरी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें श्रम अधिकारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बीडी जत्ती ये भी पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें सहकारी राजनीति का चैंपियन कहा जाता है। श्रम अधिकारी का बीबी गिरी को, ये सहकारी का, सहकारी यानी प्राइवेट और सरकार की मिलीजुली। सोनम वांगचुक ने जो भी शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ जंतर मंतर पर हड़ताल शुरू की है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इन्होंने मिलकर ये सब किया है। ठीक है, तो इस तरह से आज का करंट अफेयर्स खत्म हो जाता है। दलाई लामा 14वें दलाई लामा लद्दाख के 2 महीनों की यात्रा पर पहुंचे और 6 जुलाई को उनका 91वां जन्मदिन मनाया जाए। जोनाथन की बात करते हैं, दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित जमीनी जानवर है, जो 194 साल का विशाल कछुआ, जो सेल्सस के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में स्थित है, जिसे पीएम मोदी ने भोजन कराया है। देखिए, कछुआ को भी भोजन कराने जा रहे हैं भाई। चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू। आपको क्वेश्चन लगाना है तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके लगा सकते हैं।